हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 NCERT चैप्टर 1 हिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री होती क्या है। तो उसमें अगर बात की जाए हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो जो क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हमारे पास जो घटनाओं का जो कालक्रम होता है, यानी एक के बाद एक जो घटनाएं घटती जाती हैं उन्हें जब हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो वो हिस्ट्री कहलाती है। दूसरा ये कि हिस्ट्री से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है कि हमारा गुज़रा हुआ कल कैसा था। तीसरी बात ये होती है कि हमें उससे हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है कि हमारा कल्चर कैसा था पुराने टाइम का, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा था, मतलब हमारे बुज़ुर्गों का। और उसके साथ साथ प्रेजेंट डे में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हमें प्रेजेंट डे में कैसे मदद मिलती है, तो इसके लिए सिंपल सा ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने की या फिर बीते हुए कल में जिन लोगों ने जो चीज़ें की वो किस तरीके की चीज़ें थी, उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया था, वो हम अपने प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जिनमें वो हमसे आगे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें वो लोगों ने गलतियाँ की, वो हमें अपने अब प्रेजेंट में नहीं दोहरानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है, व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट, यानी पास्ट के बारे में हमें क्या पता चलता है कि पास्ट कैसा था। उसके लिए सिंपल सा ये है कि व्हाट पीपल ईट, सबसे पहले ये जानेंगे कि लोग खाते क्या थे। दूसरा ये कि क्लॉथ्स दे वियर, किस तरीके के कपड़े पहनते थे। थर्ड वन इज़ हाउसेस दे वर लिव्ड इन, किस तरीके के घरों में रहते थे। लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स एंड एक्सेट्रा, यानी कि उस समय जो शिकारी थे या जो चरवाहे थे, जो जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे, उन्हें चरवाहे कहते हैं। तो वो जो चरवाहे थे या किसान वर्ग के लोग थे या जो रूलर्स हुआ करते थे, मतलब जो शासन करने वाले हैं, जैसे जमींदार वगैरह हैं या राजा वगैरह हैं, इस तरीके का उनका जीवन किस तरीके का था, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती है। तीसरी बात, वो लोग गेम कैसा खेलते थे, वो उस टाइम के जो बच्चे थे वो किस तरीके का गेम खेलते थे, उसकी बात की जाए। चौथा, स्टोरीज दे हियर, यानी किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। आजकल तो खैर कहानियाँ बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन उस टाइम की अगर हम लोग अपने टाइम पीरियड की बात करें तो हमारे भी दादा परदादा या फिर मम्मी पापा दादा दादी सब ने कहानियाँ सुनाई हैं। तो उस टाइम के बच्चे किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो टीवी सीरीज़ इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी जिससे वो लोग कहानियाँ सुन सकें। लेकिन आजकल तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए कुछ ना कुछ व्यक्ति कर ही लेता है। मोबाइल्स फ़ोन हो गए, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। सॉन्ग्स दे संग, किस तरीके के वो लोग गाने गाते थे। जाहिर सी बात है जिस तरीके के एरिया में वो लोग रहते हैं वो लोग वैसा ही गाना गाएंगे। जैसे किसी लोकल गांव की बात करें तो वो अपनी भाषा में गाना गाएंगे। अब वो इंग्लिश गाने तो नहीं सुनेंगे भाई, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो वैसे ही गाना सुनना पसंद करते हैं। और अगर उसके बाद बात की जाए तो वन पास्ट और मैनी, अतीत एक होता था या फिर बहुत सारे अतीत हुआ करते थे, इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा इसमें। अब टू और समूह, जैसे मान लीजिए दो हैं, दो समूह में किस तरीके से, जैसे फर्स्ट वन इज़ आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता जिसे कहते हैं। सेकंड वन इज़ हिस्टोरियन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा छोटा सा ही डिफरेंस है। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स हुआ करते हैं, जैसे मान लीजिए पुराने टाइम की जो बिल्डिंग्स हुई, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, ये सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो उन लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया था कि उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो ज़मीन में खुदाई करने के बाद उनके जो अवशेष मिलते हैं, उनकी स्टडी करने के बाद ये पता किया कि वो लोग किस तरीके से चीज़ें रखते थे अपने पास, क्या खाते थे, क्या कुछ करते थे, वो सारी चीज़ें इससे पता चलती है। अगर हिस्टोरियंस की बात की जाए तो हिस्टोरियन के पास सिंपल सा है कि उनके पास जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, इंस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हार्ड सरफेस है, पत्थर भी कह सकते हैं, पत्थर पर कोई भी चीज़ लिखा हो, जैसे मान लीजिए
किसी का नेम वगैरह लिखा हुआ है, तो वो जो सारी चीज़ें पत्थर पे लिखी हुई है, यानी हार्ड सरफेस पर जो चीज़ लिख दी जाती है उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उसकी स्टडी करते थे हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार होते हैं, वो हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, सील्स की स्टडी करते हैं, स्क्रिप्ट्स की स्टडी करते हैं। सील्स की अगर बात की जाए तो जो लिपियाँ हुआ करती हैं, जो सील मतलब मुहर है, मुहर यानी कि उनके टाइम पे जो भी करेंसी चलती थी, जैसे ऐसे कोई भी कॉइन ऐसे उस पर कुछ भी लिखा होता था, तो उस टाइम पे किस तरीके की मुहरें चलती थी। और जैसे मान लीजिए किसी पे कोई चीज़ मोहर लगानी है तो वो मोहरें कैसी थी, तभी तो पता चलेगा ये इस राजा की मोहर है, ये उस राजा की मोहर है। उसी से डिस्क्राइब होगा कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मोहर थी। और उसके बाद स्क्रिप्ट, वो लोग लिखते क्या थे, किस तरीके की चीज़ों के बारे में लिखते थे और क्या लिखते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। अगर और बात की जाए तो हिस्ट्री एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि हम लोग हिस्ट्री का स्टडी करते क्यों हैं। तो उसके लिए हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक तरीके से लेबोरेटरी है एक्सपेरिमेंट्स की, यानी कि इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें कुछ अच्छी भी हुई, कुछ बुरी भी हुई। तो जो सारी अच्छी चीज़ें थी वो हमें अब प्रेजेंट में अपना लेनी चाहिए। लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनकी यहाँ पर सरकारें बखूबी चलती थी, तो वो सरकारों का एग्जाम्पल हमारे आज के जीवन में काम करेगा। जैसे मान लीजिए अशोका है, अकबर है। अशोका के टाइम पीरियड में जैसे आज के टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, इस तरीके के मंत्री परिषद वगैरह ये सब चीज़ें अशोका है, अकबर है, इन सब के टाइम पीरियड में चलता था। तो उन लोगों का जो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था दोनों का। तो हमें वो सीखने को मिलता है कि उन लोगों का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था वैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन हमें भी फॉलो करना चाहिए। कि भाई ऊपर राजा होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद मंत्री वगैरह होते हैं, उनके हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं, और भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और स्टेट में सीएम्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से उनके यहाँ भी हुआ करते थे। मिलिट्री कमांडर हुआ करता था उन लोगों का, फाइनेंस के अलग मिनिस्टर हुआ करते थे उनके, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अलग अलग, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट कर रखे थे, जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि वो लोग चलाते थे। और उसके बाद हाँ, उनकी जो हज़ारों हमारी जो जड़ें हैं ना, उनकी उत्पत्ति के बारे में इससे पता चलता है हिस्ट्री पढ़ने से कि भाई हम लोगों का उदय हुआ कहाँ से, हम लोगों का जनरेशन कहाँ से चलता आ रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि स्टडी द मेन रीज़न ऑफ प्रॉब्लम लाइक कास्ट, रियॉट, एथनिक कन्फ्लिक्ट, रीजनलिज्म एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जो सबसे बड़ी समस्याएं थी ना, वो ये थी कास्ट सिस्टम। ये तो पुराने टाइम से ही चला आ रहा है कास्ट सिस्टम, और इसके बदले में क्या होता था, लोगों में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, विद्रोह तक हो जाते थे, दंगे फसाद हुआ करते थे, और उनके धर्मों को लेकर के दंगे फसाद हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में हुई, वो हमें आज प्रेजेंट में नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये सब भी सीखने को मिलता है इतिहास से। टू नो द हिस्टोरिकल लिंक्स एंड रेफरेंसेस टू प्ले बेटर इन जियो पॉलिटिकल, यानी कि भू राजनीतिक में बेहतर भूमिका निभाने के लिए, ऐतिहासिक कड़ियों और संदर्भों को जानने के लिए, यानी कि कोई भी इवेंट हुआ है तो वो किससे लिंक्ड था, किससे कनेक्टेड था, और वो कनेक्टेड था तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, कि वो उसका जोग्राफिकल एरिया उसका रीज़न था, मेन मतलब मेन प्रॉब्लम उसका जोग्राफिकल रीज़न था, या फिर लोगों के बीच के कन्फ्लिक्ट्स थे। ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं इसमें, इसे पढ़ा जाता है। और दूसरी बात की जाए तो लोग ट्रैवल क्यों करते थे, अब बात की जाए तो ये है कि उस टाइम पर लोग ट्रैवल करना क्यों पसंद करते थे। तो सिंपल सा है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, खाने की तलाश में,
इन सर्च ऑफ लिवलीहुड भी, यानी कि आजीविका की तलाश में जाते थे। और नेचुरल डिजास्टर जो हुआ करते थे, जैसे भूकंप आ जाना, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आ जाना और सुनामी वगैरह आ जाना, इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और उसके साथ साथ एडवेंचर के लिए भी, यानी नई नई जगहों की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और रिलीजन की अगर बात की जाए तो रिलीजन के बेसिस पे भी, यानी कि रिलीजियस टीचर्स वर्क टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उस टाइम पे जो आज के टाइम पे टीचर्स कह लीजिए और उस टाइम के जो उनके प्रीचर्स हुआ करते थे, जो धर्म के ऊपर उपदेश देने वाले लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करते थे और इस तरीके से वो अपने धर्म को बढ़ावा देते थे। और तीसरा ये है कि मर्चेंट मूव विद देयर गुड्स, व्यापारी वर्ग के लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान बेचने के लिए, दूसरी जगह से कोई सामान, जैसे उनके कोई एरिया में कोई चीज़ की कमी है तो दूसरी जगह से वो सामान खरीद कर लाओ जो कम है, जिसे वो अपने यहाँ पर बेच सकें। और कुछ ऐसा सामान जो दूसरे एरिया में कम है उसे वहाँ जा कर के बेच दो जो तुम्हारे एरिया में ज़्यादा है। तो इसलिए करते थे। आर्मीज़ कन्क्योर न्यू टेरिटरीज, उस समय सेनाओं का सिर्फ इतना सा काम हुआ करता था कि जंग लड़ना और दूसरे राज्य पर कब्ज़ा कर लेना ताकि उनकी टेरिटरी यानी उनका साम्राज्य बढ़े। अगर बात की जाए कि ट्रैवलिंग करने से फ़ायदे क्या हुआ करते थे, तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग करने से जो फ़ायदे हुआ करते थे वो ये थे कि आर्ट, लाइक म्यूज़िक, पेंटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जब व्यक्ति ट्रैवल करके जाता है तो वहाँ की कला, संस्कृति, वहाँ की जो पेंटिंग्स वगैरह है, वहाँ का जो म्यूज़िक है, ये सब आदान प्रदान होता था। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन से इंडिया में आया तो वो अपने साथ अपना म्यूज़िक लेकर के आया, वो उनके यहाँ कुछ और तरीके का म्यूज़िक बजता है या फिर उन्हें उस कुछ और तरीके का म्यूज़िक पसंद है, हमें कोई और तरीके की पेंटिंग्स पसंद है, तो वो जब हिंदुस्तान से लौट करके अपने देश में वापस जाएगा तो वहाँ भी वो लोगों को बताएगा कि देखो भाई, वहाँ इस तरीके के लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं, वहाँ इस तरीके की पेंटिंग्स पसंद करते हैं, हमारे यहाँ ऐसी पेंटिंग पसंद करते थे, हमारे यहाँ ऐसा म्यूज़िक पसंद करते थे। उसके साथ साथ शेयरिंग फूड एंड कुकिंग हैबिट। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया आया है तो वो आते ही इंडिया का खाना तो नहीं खाएगा भाई, उसे अपने खाने की आदत है। तो इसलिए क्या करते थे, वो जब कुछ दिन यहाँ रहेगा, खाएगा, पकाएगा, तो यहाँ के व्यक्ति भी देखेंगे, यहाँ के लोग भी देखेंगे कि भाई ये क्या पकाता है, क्या खाता है। तो उससे क्या है, हमें खाने का आदान प्रदान होगा, उसके कुकिंग स्टाइल का आदान प्रदान होगा, हम लोग उसके कुकिंग हैबिट्स को जानेंगे कि किस तरीके से पकाया जाता है, उनकी स्टाइल को जाना जाएगा। न्यू स्किल्स ऑफ कार्विंग स्टोन, पत्थरों को निखारने की नई नई जो कलाएं हैं या फिर नए नए जो कौशल हैं वो जानने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पत्थर का कोई स्टैचू बना रहा है, उसने एक नॉर्मल स्टैचू बनाया, वहीं कोई फॉरेन से आया उसने एक अलग डिज़ाइन का स्टैचू बनाया, तो हमें भी उनकी टेक्निक्स देखने को मिलेगी कि भाई ये किस तरीके के स्टैचूज़ बनाते हैं और हमारे यहाँ किस तरीके के स्टैचू बनते हैं। और उसके साथ साथ कल्चरल ट्रेडिशन का भी पता लगता है। जैसे मान लीजिए कल्चरल ट्रेडिशन की अगर बात की जाए तो कल्चरल ट्रेडिशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उनका संस्कृति परंपरा भी समृद्ध होती है और हमारी भी संस्कृति परंपरा समृद्ध होती है। हम लोग उनका कल्चरल अपनाने लगते हैं, वो लोग हमारा कल्चर अपनाने लगते हैं। और उसके साथ साथ लोगों के जो विचार होते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, वो भी शेयर होते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 2-4 महीने इंडिया रहा तो वो यहाँ की भाषा सीख जाएगा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये आइडिया उसे पता लग जाएंगे, यहाँ के लोग क्या समझते हैं, किस तरीके के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें उसे पता चल जाएगा। और हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई वो लोग किस तरीके का सोचते हैं, किस तरीके की परंपराओं को फॉलो करते हैं, हमारे बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से तरक्की करना है तो वो लोग किस तरीके के विचारों को अपनाते हैं तरक्की करने के लिए। ये सारी चीज़ें आदान प्रदान होती हैं जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो सोर्सेस टू नो अबाउट द पास्ट, यानी कि अपने बीते हुए कल को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में बात की जाए तो पहला तो ये है मैन्यूस्क्रिप्ट।
मनु। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट में दो पार्ट होता है, एक तो मनु और एक स्क्रिप्ट। मनु मीन्स होता है हैंड यानी हाथ, हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट उसे मनु स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी रिटर्न ऑन बिट्स मीन्स ये कह सकते हो कि ताड़ के पत्ते पर या फिर जो पेड़ की जो छाल होती है, जो गिर्त होता है ना पेड़ का, जो मोटा सा गिर्त होता है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये जो मोटा मोटा गिर्त होता है, इस पर क्या एक ब्राउन कलर की सी सॉलिड सी सूखी सी क्या होता है छाल सी होती है, वो डेड सेल टाइप की, तो वो छाल कहलाती है। तो जो ताड़ के पत्ते हों या फिर उस पेड़ की जो छाल है उस पर लिखा जाता था, उसे कहते हैं मनु स्क्रिप्ट। और वो किसके बारे में हुआ करती थी? रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक मान्यताओं के बारे में, हमारी क्या प्रथाएं हैं, हम लोग किस तरीके का रीति रिवाज फॉलो करते हैं उसके बारे में, यहाँ के राजाओं की ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में, यहाँ की मेडिसिन्स यहाँ की दवाइयाँ कैसी हैं उसके बारे में, यहाँ की साइंस ने कितनी तरक्की की है और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ के लोग करते हैं, उस सब के बारे में उस पर लिखा जाता था। दूसरी बात की जाए तो इंस्क्रिप्शन की, मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं जो चीज़ हार्ड सरफेस पर लिखी गई हो। जैसे मान लीजिए आपने एक घर बनवाया, घर का जो नेम प्लेट होता है ना, आजकल पत्थर वाले भी लगते हैं, पत्थर का इस तरीके का नेम प्लेट भी होगा, तो उस जैसे मान लीजिए ये नेम प्लेट है, अब इस पर आप कुछ भी लिखवा दीजिए, ये पत्थर का नेम प्लेट है, तो इस पत्थर पे जब गुदाई करके, आजकल तो मशीन होती है तो उससे ग्राइंडिंग करके लिख दिया जाता है, लेकिन पुराने टाइम पे तो ग्राइंडिंग नहीं हो सकती थी, तो वो काफ़ी टफ होता था वो हार्ड सरफेस पे लिखना। जैसे अशोक की बात की जाए, बहुत सारे राजा वगैरह ने अपने बारे में पत्थरों पे लिखवाया है। अब जानने की चीज़ यहाँ पर यह है कि राजा पत्थर पे क्यों लिखवाते थे, क्योंकि देखिए पत्थर पे एक बार जो चीज़ लिख गई ना, एक तो वो बहुत ही केयरफुली लिखी जानी चाहिए, दूसरा ये कि एक बार पत्थर पर लिख गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है, और वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, एक बहुत लंबे समय के लिए रह जाएगा। और ऐसी चीज़ें राजा उस पे पत्थर पे इसलिए लिखाते थे ताकि जनता ये जान सके कि राजा का फरमान क्या है और सभी लोग उसे बखूबी निभाएं। किंग्स गॉट इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स एंड विक्ट्रीज, कितनी जंग उसने जीती, जंग में क्या क्या जीता, क्या हारा, मतलब दूसरे राजा से क्या लूट करके लाए, वो सारी चीज़ें उसके बारे में लिखा जाता था पत्थरों पर। और या तो पत्थर के होते थे इंस्क्रिप्शन या फिर मेटल के होते थे, क्योंकि दोनों ही हार्ड सरफेस हैं। और इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है, तो वो पत्थर भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। आर्कियोलॉजी की बात की जाए, पुरातत्व की बात की जाए, तो ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है, यानी कि अतीत में बनाई और उपयोग की गई चीज़ें कौन कौन सी थी। पहली तो एक पेंटिंग, दूसरी स्कल्पचर मूर्ति वगैरह, तीसरा वेपन्स पत्थर के हथियार हुआ। एंशिएंट टाइम पीरियड की बात की जाए, जब आदिवासी थे अर्ली मैन, तो वो क्या करते थे, पत्थर के हथियार थे उनके पास। जैसे जैसे टाइम पीरियड एक्सचेंज होता गया, लोगों के पास मेटल्स के वेपन्स होने लगे, और आजकल तो मेटल्स के ही होते हैं वेपन्स, और न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं आजकल, तो गैसेस फॉर्म में हो जाए। पॉट की बात की जाए, बर्तन बनाना, ऑर्नामेंट्स, किस तरीके के आभूषण पहनते थे। देखो टाइम पीरियड के हिसाब से वो लोग आभूषण पहनते हैं। पुराने टाइम की बात की जाए तो हो सकता है वो जो शैल मिलते हैं ना, जो समंदर में जो सेल्स, कौड़ी जिसे कहते हैं, इस तरीके के उनके बना करके आभूषण पहन सकते थे। धीरे धीरे करके वो उन लोगों ने सिल्वर पे आए, फिर गोल्ड पर आए। आज के टाइम पीरियड में तो लोग डायमंड्स वगैरह पहनते हैं, प्लेटिनम वगैरह पहनते हैं। कॉइन की बात की जाए, उनके टाइम पीरियड में जो भी संस्कृति उनकी चलती थी उसके बारे में बात की जाए तो वो किस तरीके की यूज़ करते थे, तो वो कॉइन्स किस तरीके के थे उनके पास। बोन्स की बात की जाए, हड्डियाँ, अब पुराने टाइम के लोगों की हड्डियाँ देख करके बताना कि वो लोग कितने लंबे चौड़े थे, इस सब के बारे में क्या इससे पता चलता है। अब जब लोग एक जगह सेटल होने लगे, इंसान जब एक जगह सेटल होने लगा तो कहाँ कहाँ सेटल हुआ। पहला तो ये है कि वो नर्मदा के किनारे पर सेटल हुआ, यानी कि बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। पीपल्स क्या जब कुशल होने लगे थे, अपनी चीज़ों में माहिर होने लगे थे, उस टाइम पीरियड की बात की जाए तो पीपल्स वर स्किल्ड गैदरर एंड हंटर, लोग कुशल संग्रहणकर्ता
एवं शिकारी होने लगे। फिर 8000 ईयर्स एगो यानी 8000 साल पहले की बात की जाए, सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों की बात की जाए तो सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में हैं। तो वहाँ पर ब्लेज बरसने लगे, यानी कि जैसे मान लीजिए 2-4 लोग आए, फिर 10-20 लोग आए, फिर 50-100 आए, तो एक गांव बस गया। और उसके साथ साथ उन्होंने जब एक गांव बस गया तो लोगों ने फसल उगाना शुरू किया, और उसके साथ तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। जो जानवर पालने शुरू किए थे उसमें सबसे पहले जो था वो शीप और गॉट था, भेड़ और बकरी। उसके बाद गारो हिल्स और विंध्यास की बात की जाए तो सबसे पहले चावल उगाने वाला जो साक्ष्य मिला, जो एविडेंस मिला है वो नॉर्थ में मिला है विंध्यास के। और 4700 ईयर्स पहले की बात की जाए तो इंदस की बात की जाए या फिर उसके ट्रिब्यूटरी की बात की जाए। देखिए ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो ट्रिब्यूटरी सिंपल सा होता है, कोई एक नदी जा रही है, इसमें आकर के कोई दूसरी नदी मिल जाती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो अर्लियर सिटीज़ थी, क्योंकि शुरुआत में जब शहर बसने लगे तो वो शहर नदियों के किनारे बसते थे, क्योंकि पानी मिल जाता है, पानी मिल गया तो ट्रेड वगैरह करने में आसानी होती है, और आसपास जंगल भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए इंदस रिवर के आसपास सिंधु सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता, तो वो सब यहाँ पे बसने लगे थे। अगर 2500 साल पहले की बात की जाए, गंगा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके आसपास लोग बसने लगे। जैसे मगध साम्राज्य की बात की जाए, वो इसी के आसपास बसा हुआ एक साम्राज्य है। अब ज़मीनों की बात की जाए तो उनके लैंड्स की बात की जाए, जैसे इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले, तो इंडिया में इंडिया का नाम इंडिया पड़ा कैसे, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंदस वर्ड है ना, वो सिंधु से निकला है। सिंधु में संस्कृत की अगर बात की जाए, संस्कृत वर्ड में इंदस, फ्रॉम द वर्ड इंदस सिंधु इन संस्कृत, यानी कि संस्कृत में सिंधु शब्द को ही इंदस कहा जाता है। तो इसलिए इस इंदस इंग्लिश में कह लो, हिंदी में सिंधु कहते हैं, तो सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, उससे निकला है इंडिया वर्ड। ईरानियों की बात की जाए या फिर ग्रीक्स की बात की जाए, वो लोग हिंदोस कहते थे, यानी हिंदोस या इंदोस, उनको उनके प्रोनाउंशिएट में काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए वो लोग हिंदोस कहते थे। और दूसरा ये कह लो कि इंदस रिवर के ईस्ट में बसी हुई ज़मीन, उसे इंडिया कहा जाता है, यानी सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा जाता था। जैसे ये सिंधु नदी है तो इसके ईस्ट में जो बसा है यही है इंडिया। भारत की बात की जाए तो ऋग्वेद इकलौता ऐसा वेद है जिसमें भारत नाम मिलता है, और ये उनके लिए यूज़ होता था वो लोग जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब पास्ट, हमें अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हम उसके खाने के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारे अतीत में खाना किस तरीके का था, वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी, वहाँ के लोग कहानियाँ किस तरीके की सुनते थे, वहाँ के गेम्स किस तरीके से खेलते थे, वहाँ का पहनावा कैसा था, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा था, वहाँ का लिवलीहुड कैसा, लोग किस तरीके से रहना पसंद करते थे, वहाँ का सेटलमेंट मतलब बस्तियाँ किस तरीके से बसी थी। अब लोग रहते कहाँ थे, तो सबसे पहले बात की जाए कि लोग रहते कहाँ थे, तो उसके लिए सिंपल सा है कि ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि उन्हें पानी मिल जाएगा आसानी से खेत वगैरह करने के लिए, और कोई भी चीज़ करो उसके लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे भेड़ बकरियां भी पालोगे तो उन्हें पिलाने के लिए पानी चाहिए, खेती करोगे तो उसे करने के लिए पानी चाहिए, और अपने डेली नीड्स के लिए भी पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए। तो इसलिए वो लोग नदियों के आसपास रहना ज़्यादातर पसंद करते थे। तो उसके लिए ये है कि सुलेमान और किरतर की जो नॉर्थ वेस्ट की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास से इन लोगों के रहने के निशान मिले, या फिर ये कह सकते हैं कि एविडेंस मिले हैं। और गंगा के आसपास जैसे महाजनपद में मगध साम्राज्य की बात की जाए, और दूसरा हिमालयन माउंटेन रीजन में भी, वहाँ पर भी लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में,
और पहला जो राइस था वो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ विंध्यास में उगाया गया था। व्हाट डू डेट मीन्स। अब डेट्स के बारे में जाने कि डेट से कैसे पता चलता है कि कोई भी डेट कब की है, तो उसके लिए सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट को ईसा मसीह का बर्थ डेट मान लेते हैं, यानी कि वो 1 तारीख को पैदा हुए, तब से कैलेंडर बनाया गया है। इसके बाद ईसा मसीह के टाइम पीरियड के बाद से, यानी कि उनके जन्म के बाद जो भी डेट आ रही है उसके लिए AD या फिर CE का यूज़ करते हैं हम लोग। CE कॉमन एरा या फिर AD अन्ना डोमिनी। और इनके जन्म से पहले जितना भी टाइम पीरियड था उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, BC का, यानी कि बिफोर क्रिस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। सिंपल सा इतना ही था इसमें। बाकी की अगली क्लासेस में बने रहिए।